किसी भी जागरूक नागरिक को या शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान का, तो वो उसी तरह का रहेगा। वो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम कोई, जो लोग ये आशंकित हो रहे हैं कि हम एसडीएम बना रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी लोक सेवक ही होंगे और जो एसडीएम जो है वो भी लोक सेवक ही होंगे। और किसी भी एक लोक सेवक को एक जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर होना चाहिए, इसका स्तर उतना ज्यादा नहीं होगा, जो स्पष्ट है। लेकिन इसमें 50 नंबर जो रहेंगे वो उनके विषय ज्ञान से हट करके ये उनके सामान्य ज्ञान, जो उनकी बुद्धिमत्ता का जो हम असेस करने का प्रयास करेंगे इसमें। अब रही बात कि इस पूरे मामले में हम लोगों ने इस बार शुरू से ही स्पष्ट कर दिया है कि इसमें तुक्केबाजी को हम प्रश्रय नहीं दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑफिसर अगर है तो वो ऑफिसर, जैसे सिविल सर्विसेज का हम एग्जाम लेते हैं, वो कोई भी विषय पढ़ के आता है, लेकिन वो उस विषय का उपयोग नहीं करता है अपने कार्य में। अगर वो मान लें कि फिजिक्स पढ़ के आया तो सीधे वो फिजिक्स का उपयोग थोड़ी कर रहा है अपने कार्य में। लेकिन शिक्षक जो है वो सीधे अपने उस ज्ञान का उपयोग कर रहा है। अगर वो फिजिक्स पढ़ के आया है या हिस्ट्री पढ़ के आया है तो वो उसका उपयोग कर रहा है अपना ज्ञान बांटने में, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में। वो अपने ज्ञान के मामले में तुक्केबाजी अगर करते हैं तो ज्यादा खतरनाक होगा। वो बच्चों के लिए भविष्य से खिलवाड़ वाली बात होगी। इसलिए हम उनको तुक्केबाजी पर अंकुश शुरू से ही लगाएंगे और इसलिए हम इसमें नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो वो पढ़ाएंगे बच्चों, जो उनका अपना खुद का विषय है, जिस पर उन्होंने पढ़ाई किया है और जिस पर वो आगे काम कर रहे होंगे या काम करेंगे, उसका तो उनको ज्ञान होना ही है। इसलिए वो, क्योंकि उनका ज्ञान भी है, उसका अनुभव भी है, इसलिए उनको कोई उसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होगी उनको। और इस बात मतलब कंबाइंड सिविल सर्विस की तुलना में सक्सेस रेशियो जिसमें जो होना है, जैसे 1,70,000 से ऊपर वैकेंसी है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या हम माने कि 6-7 लाख अगर होंगे तो आप अनुपात देख लें कि सक्सेस का अनुपात काफी बेहतर है कंपेयर टू जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसमें कि काफी मारामारी रहता है। तो इसमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न स्तर जो होगा वो कठिन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली वो एक तरह से बहुत हल्का भी नहीं होगा। वो उनके जो काम जो करेंगे, जो पढ़ाएंगे, उसको उसके ही आलोक में उसका स्तर होगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा उसके बारे में जो लोग यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं आयोग के संबंध में, नेगेटिव मार्किंग संबंध में, जानते हैं कि अगर 5 ऑप्शन रहेंगे अगर, तो 1/n-1 होता है फॉर्मूला उसके हिसाब से। मतलब कि अगर 5 ऑप्शन है तो मतलब कि 4 गलत प्रश्न और 1 सही प्रश्न मिलाकर के 0 होना है। 5 ऑप्शन है तो 1/4 हो जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 माइनस हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला रहता है और इसका निर्णय हम लोग कर देंगे और वो परीक्षा में भी उन लोग पता चल जाएगा। लेकिन उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और हम लोग अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय भी देंगे पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, इसलिए इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। और अनुपात, जो सक्सेस का अनुपात इतना बेहतर है, मैं समझता हूँ कि जो अगर थोड़े से भी जो लोग पढ़ा रहे होंगे, ठीक से पढ़ा रहे होंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाएंगे इसमें। अब आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो इसमें, कुछ एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको लगभग 3 माह का हम लोग उनको टाइम तो देना चाहेंगे, 90 दिन का। दिसंबर में लगभग एग्जाम होगा, हम लोग एक साथ रोटी भी खा सकते हैं और सब्जी भी खा सकते हैं। तो हम लोग तो हम लोग सितंबर में अगर वो परीक्षा कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग उसके पहले परीक्षा दूसरा नहीं ले सकते हैं। हम लोग उसके मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग आसपास हम लोग उनको पर्याप्त समय देंगे और मोटा मोटी आप ये समझ के चलें कि अगस्त महीने में एग्जाम होगा। अगस्त महीने में एग्जाम होगा। हम लोग अभी, क्योंकि वो ये एग्जाम 4 दिन चलेगा, क्योंकि 4 पेपर हो जाते हैं, और क्योंकि हमें सबको मौका देना है, प्राथमिक के लिए भी और हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी के लिए भी, इसलिए वो हमें समय लगेगा उसमें। नहीं, वो तीनों के लिए एक होगा, इसलिए आपको सरल होगा, वो सरल होगा। हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे शिक्षक हैं
वो अपने भी मतलब सर उठा करके चले, और आप लोग भी जब जाकर के जब कभी चेक करते हैं और बोल पाते हैं कि उनको मतलब एक स्पेलिंग नहीं अपना रविवार शनिवार तक नहीं जानते हैं, तो फिर बड़ा दुखद लगती है कि वैसी नहीं होगी बात। विषय के जो है वो अपने विषय के तो ज्ञाता है ही। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक सामान्य होगा। अगर मान लें कि अंग्रेजी की बात अगर करें तो वो कम से कम अगर अंग्रेजी का अखबार उठा करके पढ़ तो सकें, तो जो 4 लाइन कोई लिखा हुआ है तो उसको समझ तो सकें कि क्या लिखा हुआ है। उतना ही भर है, सामान्य है। कोई हम उसमें उनसे शेक्सपियर के बारे में नहीं पूछने वाले हैं। वो सामान्य प्रशासन का बहुत पुराना सर्कुलर है और वो सभी परीक्षाओं में लागू है, वो इसमें भी लागू है। सर अभी इंग्लिश नंबर की बात कर रहे थे, तो जहाँ तक मेरे नजरिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ऐसे टीचर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, तो लोग कैसे पढ़ेगा, कैसे पेपर पढ़ा दे पाएंगे? देखिए, जैसे आप शायद पता नहीं थी कि नहीं थी, मैंने बताया कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग पटना नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। और सड़कों पर आजकल पटना के सड़कों पर आप देखेंगे कि साइनेजेस जो है काफी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। जितने व्हाट्सएप जो होते हैं, बहुत से व्हाट्सएप तो अंग्रेजी में भी लिखते हैं ना। कोई एक अगर हम बिहार के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या उनकी सीमाओं से बच्चे की भी जानकारी या उनका जो ज्ञान जो है बाधित हो जाए? नहीं होना चाहिए। हम उनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी विषय के वो शिक्षक नहीं है, इसलिए अंग्रेजी वो नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए ना, जो अपने, क्योंकि वो अगर प्राथमिक विद्यालय के अगर शिक्षक है तो वो सब कुछ पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल के हैं तो अलग बात है, फिर तो विषयवार हो गया, फिर उसको अंग्रेजी के अलग विषय के शिक्षक होंगे। 25 नंबर है अंग्रेजी, 75 है हिंदी, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा, 75 से हिंदी। आपने सुन, मैंने इसके बारे में जवाब दे दिया है, मैंने इसके बारे में जवाब दे दिया है, इसलिए आप इसको आप समझ लें। मैं बता दूं कि आप ये तीनों स्तर के, क्योंकि अभी मेरे पास मध्य विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए मैं मध्य विद्यालय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, और अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उसका जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी जितने भी स्तर लेवल के विद्यालय के शिक्षकों के बारे में मामला है, सब में देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता में सीटेट, एस्टेट ये है या बीएड, डीएलएड है। ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं में प्रशिक्षण संबंधित कैसे पेडागोजी जो कहते हैं उसके संबंध में या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी उसकी परीक्षा वो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट में दे चुके हैं। तो अब फिर से उसी चीज की अगर हम लेने लगे हैं तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि जब उसमें जब ले चुके हैं तो फिर इसमें भी वही चीज ले रहे हैं, तो नई परीक्षा की क्या जरूरत है? नई परीक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या अगर 6 लाख है और अगर हम उसमें से 1,70,000 ही को हमको अगर लेना है तो स्वाभाविक है कि हम मेरिट बेस्ड ही हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। अब रही बात की पेडागोजी जो है या चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी को कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात जो कहते हैं, ये ऐसा चीज है जिसके लिए वो पहले से एलिजिबल अपनी पात्रता पहले से प्रमाणित कर चुके हैं। दूसरी बात कि ये ऐसा मामला है कि वो भविष्य में, कि वो टीटी करके आए हुए हैं, वो जब स्कूल में जब जाएंगे वहां भी और भी अनुभव ज्ञान अभी हासिल करेंगे, उनका उसमें निखार आना ही है। उस पर हमको एक बार जब एलिजिबिलिटी टेस्ट कर चुके हैं उस बिंदु पर, तो दोबारा हमको उसी बिंदु पर उसकी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। ऑब्लिक उर्दू, ऑब्लिक बांग्ला। देखिए, प्रश्न पत्र जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन नेचुरली अगर हिंदी का प्रश्न अगर है, का पेपर है, तो हिंदी में ही सिर्फ रहेगा। अगर इंग्लिश का है तो फिर उसमें हिंदी तो नहीं रहेगा। देखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है वो सरकार के द्वारा पहले से निर्धारित है, उसमें महिलाओं के लिए अलग है, सामान्य के लिए अलग है, वो उसका पूरा आप लोगों को ज्ञान होगा, हमारे पाठ्यक्रम में भी वो परसेंटेज लिखा हुआ है। अब रही बात कि सरकार ने इस बार जो नियमावली जो बनाया है उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षकों के पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण जो है कल 50% से रखा है, 50% रखा है, तो अन्य में 30% या 35% है। अन्य में जो पहले से है वो सही रहे, और प्राथमिक विद्यालय के केस में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे जो भी एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड हैं और इसका इवैल्यूएशन हमारे कंप्यूटर से ही होंगे, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। जो लोग आयोग के पास आते रहते हैं या आयोग की पद्धति से वाकिफ हैं वो जानते होंगे। मैं 1-2 बातें और बता देना चाहूंगा
जो लोग नहीं वाकिफ होंगे उनके लिए। पहली बात कि ये MCQ बेस्ड होगा, तो इसमें हम सारा का सारा जो है कंप्यूटर से ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। और हम लोगों ने एक नई परिपाटी बनाया है कि जो हमारे आंसर की जो निकलते हैं वो हम पहले से प्रदर्शित कर देते हैं, और उस पर जिसको आपत्ति करनी है तो आपत्ति भी करते हैं, एक बार दो बार, तो वो इसमें रहेगा। जो हम लोगों ने इतने दरमियान में जो अनुभव हासिल किया है इस तरह की परीक्षाओं को लेने में और जो सुधार किया है, उसका लाभ शिक्षक अभ्यर्थियों को भी होने वाला है। तीसरा इसमें यह रहेगा कि पारदर्शिता बरतते हुए हम उनका OMR शीट को वेबसाइट पर उनको दे देंगे, ताकि वो अपना OMR शीट देख सकें कि उन्होंने क्या किया है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, उनको ये आगाह भी कर दूं कि जो मैं ये सुविधा दे रहा हूं, तो उसके साथ साथ जो पारदर्शिता और जो कठिनाई जो कड़ाई जो की बढ़ती जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दे दूं। हम लोग अपना प्रश्न पत्र जो है वो सीधे एग्जामिनेशन सेंटर में अभ्यर्थियों के सामने खोलेंगे। वो कहीं किसी सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में नहीं खुलेगा। वो पहुंचेगा, और जो लोग यहाँ से पहले से आते रहे वो तो वाकिफ हैं, जो नहीं आ रहे पहली बार आ रहे होंगे, जो उनके लिए मैं बता दूं। और शिक्षक अभ्यर्थी चूंकि के लिए ये पहला अनुभव होगा, ताकि बहुत पहले जो इस वर्तमान जनरेशन के जितने जो होंगे वो तो उनके लिए पहला अनुभव होगा कि BPSC कर रहा है, तो BPSC अपनी जो व्यवस्था है उसके बारे में बता देना चाहेंगे। तो उनको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा सेंटर पर कम से कम। और इस केस में क्योंकि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज से ये थोड़ा PT से ये थोड़ा डिफरेंट ये परीक्षा है। ये परीक्षा जो है, अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं क्लोज कर सकता हूं। नहीं, अगर आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं तो मैं क्लोज कर सकता हूं। तो दोबारा ना पूछेंगे आप, और आप लोग शांत रहें, उधर पीछे हल्ला ना करेंगे। देखिए, ये परीक्षा PT की परीक्षा नहीं है, ये मेंस की परीक्षा है। क्योंकि इसमें अगर आप सफल हुए तो आप सफल हुए। PT की परीक्षा तो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। तो स्वाभाविक है कि यह परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा, प्रथम और अंतिम यही परीक्षा है, मेंस की परीक्षा के समतुल्य है। तो इसमें हम ज्यादा एहतियात बरतेंगे, और हो सकता है कि इसमें जो अभ्यर्थियों को हम 1 घंटा से भी और पहले हम क्लोज कर दें। अभी हम 2 घंटा पहले बुलाते हैं, हम हो सकता है कि हम 3 घंटा पहले बुलाएं, और हम सबका फिस्किंग और बायोमेट्रिक करेंगे। इस परीक्षा में हम PT की परीक्षा से भिन्न मानते हुए इसमें हम इसको मेंस के सदृश से मानते हुए हम इसमें सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया जाएगा। आवेदन में भी बायोमेट्रिक लिया जाएगा। अगर आधार दे देते हैं सो फार सो गुड, अगर आधार नहीं देते हैं तो हम उनकी बायोमेट्रिक उनके आवेदन के साथ लेंगे, और उसका हम मिलान भी करेंगे सेंटर पर, और वहां पर भी हम उनका बायोमेट्रिक लेंगे। जैमर भी लगाएंगे, फिस्किंग भी करेंगे, और थोड़ा सा भी अगर हम लोग पाएंगे कि कोई अगर गलत कर रहा है तो हम उसको 5 साल के लिए डिबार भी करेंगे। कानूनी कार्रवाई तो अलग है, अगर मान लीजिए संदिग्ध जो अपराध के श्रेणी में जो आएगा, जो अगर उनका कदाचार, तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई तो होगी अलग से। ये कड़ाई के साथ साथ मैं उनकी जानकारी के लिए दे देना चाहता हूं कि जब क्वेश्चन पेपर जो पहुंचेगा तो उसके पहले अभ्यर्थी सब अपने कमरे में अपने सीट पर बैठे रहेंगे, उनके क्वेश्चन पेपर आएगा। और मैं ये खाली ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज हम लोगों ने कर रखा है। उनके सामने सील्ड कंडीशन में आएगा, हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जहां बैठे रहेंगे वो उनके सामने खुलेगा, और उनके सामने ही वितरण होगा। और दूसरा एक और बात, क्योंकि अभ्यर्थी लोग जब एग्जाम दे देते हैं उसका निकल के भागने की जल्दबाजी रहती है, और अगर वो जल्दबाजी में बाहर निकल गए, उसके बाद किसी ने उनका OMR में या कुछ भी मिली भगत अगर कोई कर देता है तो कौन देख रहा है? इसलिए उनके सामने में एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद उनको 15 मिनट तक वेट करना चाहिए, उनको कहा जाए बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने सामने में उसी एग्जामिनेशन हॉल में वो वापस वो उनका OMR शीट सील होगा। ये सारी प्रक्रिया जो है हम लोगों ने अपने अनुभव से लागू कर दिया है अपनी विभिन्न परीक्षाओं में, और यह इसमें भी लागू रहेगा। इसलिए मैं बता दूं कि इम्पर्सनेशन या पेपर लीक या टैंपरिंग, जो OMR शीट में जो टैंपरिंग पहले बाद में या फिर हमारे यहाँ स्ट्रांग रूम में आने पर, वो सारी व्यवस्था पर हम लोगों ने जो अपना जो फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है वो इसमें भी लागू किया जाएगा। और स्वाभाविक है कि जितनी कड़ाई हम उसमें करते हैं उससे कहीं ज्यादा ही कड़ाई इसमें करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक मेंस की परीक्षा की सदृश है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट PT के नहीं है।
तो अब इसके बाद अगर और भी कोई प्रश्न हो तो नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। देखिए, हम लोग जो अभी जैसे पीटी की परीक्षा जैसे कराया हम लोगों ने फरवरी महीने में कराया और शायद 1.25 महीने में हम लोगों ने उसका कर दिया, तो उसमें चूंकि एक ही पेपर था, सबसे ज्यादा समय जो लगता है वो आंसर की को सही करने में, क्योंकि जब स्टेक्स ज्यादा हाई है, क्योंकि उसमें सफलता का प्रतिशत जो है बहुत कम है, एक नंबर पर कई अभ्यर्थी हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कम लोगों को सिलेक्ट करना है। एक नंबर पर कई अभ्यर्थी हो जाएंगे, मारामारी रहती है। अगर कोई एक आंसर पर आपत्ति है तो उसका काफी लंबा चलता है मामला। उन सबको करने के साथ हम लोग इसको निकाल दिए करीब 1.25 महीने में, जो एक तरह से रिकॉर्ड था, क्योंकि दूसरे राज्य कई यूपी हमारा बगल में है, तो उसने 2-3 महीने उस समय तक हम लोग से पहले एग्जाम लिया हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकाल सका। कई ऐसे बातें होती हैं। इसमें चूंकि 4 गुना है, लेकिन हम 4 गुना समय नहीं लेंगे। स्वाभाविक है कि हम कई चीजों को अगर हम चावल पका रहे हैं तो हम सब्जी भी साथ ही पका सकते हैं ना। अगर 4 कपड़ा सुखा रहे हैं तो चारों कपड़ा को एक साथ ही सुखाएंगे ना, अलग अलग तो नहीं सुखाएंगे। तो चारों का हम स्कैनिंग करेंगे एक साथ, और चारों पर हम उस आंसर की बात करेंगे। तो क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत 4 गुना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा। और हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर में हम उसको निकाल देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहे कि इस साल तो इस कैलेंडर ईयर में तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक जाना चाहिए और जाएगा ही। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा और अभ्यर्थी भी ईमानदारी से दें, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि एक अभ्यर्थी कोई एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकता है, एक से अधिक नहीं कर सकता। हाँ, ये आप है कि अगर आप हाई स्कूल के लिए अगर दे रहे हैं तो उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर इंटर के लिए, अगर आप +2 के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं तो उसमें अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट नहीं। लेकिन एक पद के लिए एक ही सब्जेक्ट पर आपको चूज करना होगा। एक मिनट में और इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो सब्जेक्ट क्या होगा, जो वो सब्जेक्ट वही होगा जो जिस सब्जेक्ट में आपने टीईटी पास किया है। ऑफ कोर्स सीटीईटी के केस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें तो सब है, वो प्राइमरी के लिए सिर्फ है। और एसटीईटी अगर आप पास किए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है तो आप उसी सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जो कि दो सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में क्या होगा, तो उसमें उसको एक चुनना है, एक परीक्षा के लिए एक चुनना है उसके साथ साथ क्योंकि उसको छूट है कि वो तीनों एग्जाम दे सकता है, प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तीनों में दे सकता है। लेकिन अगर किसी का तीनों में हो जाएगा तो बाकी एक ही में ज्वाइन कर सकेगा, तो बाकी 2 का वैकेंसी मार देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद करेगा। तो इसलिए हम लोग उससे ऑप्शन लेंगे कि उसको हम एक ही जॉब ऑफर चूंकि कर सकते हैं और उसको एक ही नौकरी कर सकता है, वो तो एक से अधिक तो कर भी नहीं सकता है वो। इसलिए उससे हम प्रेफरेंस ले लेंगे, प्राथमिकता ले लेंगे उससे कि आप किस क्रमांक में करना चाहेंगे।